दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव की तारीख आ चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो चुका है, किंतु कई सवाल हैं जो अभी भी उलझे हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बना या नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम जैसी धार्मिक सोच कहाँ तक विकसित हुई है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचारी का, मुद्दा है बेरोजगारी का। भ्रष्टाचारी से याद आया, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, गोरख धंधा। मेरा सवाल हर उस व्यक्ति से है, हर उस राजनीतिक दल से है जिसने चुनावी चंदे के नाम पर ब्लैकमेलिंग की, गोरख धंधा किया। उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल थोड़ा तीखा है। उनकी आंखों के सामने उनकी सहमति से इतना बड़ा गंदा खेल खेला गया। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, हर्षद मेहता, अगर इन्हें देशद्रोही माना जाता है तो सत्ता का दुरुपयोग करके चंदा वसूलने वालों को देशद्रोही क्यों न माना जाए। चंदे की लिस्ट देखने के बाद प्रथम दृष्टया जो दिखाई पड़ता है वो बेहद गंभीर है। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड डाली जाती है, फिर चुनावी बॉन्ड खरीदा जाता है और चुनावी बॉन्ड खरीदने के बाद केस का रफा दफा हो जाना। सवाल है कि इस हफ्ता वसूली को क्या कहा जाए। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? क्या इनके खिलाफ भी इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसेगा? दोस्तों, इस तरह सवाल बहुत हैं, लेकिन जिसकी जवाबदेही है वही खामोश है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी खामोशी दिखाई दी थी। जब मणिपुर जल रहा था, किसान मारे जा रहे थे, जब कोरोना की महामारी में पूरा देश त्रस्त था, हमें ताली बजाना, थाली बजाना सिखाया जा रहा था। दूसरी तरफ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह बेचे जा रहे थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक होता है। हमारे 40 जवान शहीद होते हैं। उसके ठीक 70 दिनों बाद 18 अप्रैल को पाकिस्तान की कंपनी हब पावर लिमिटेड से करोड़ों का चंदा लिया जाता है। देश की इज्जत गिरवी रख दी जाती है। सवाल उठता है कि पुलवामा अटैक की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। चाइना ने भी हमारी ज़मीन अपने कब्जे में ली है। चाइना के मसले पर खामोशी क्यों है? क्या चाइना की कंपनियों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया गया है? ऐसे सवाल बहुत हैं। मदन लाल लिमिटेड, जिसकी 2022-23 में कुल इनकम 1.84 करोड़ थी, जिसने 500 करोड़ से ज़्यादा चुनावी चंदा दिया। सवाल उठता है, ये पैसा उसके पास आया कहाँ से? अगर ये पैसा उसका नहीं है तो फिर किसका है? फ्यूचर गेमिंग, उस पर ईडी की कार्रवाई होती है। 457 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाती है।
उसके बाद वो 100 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदता है और उसका बेटा बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। सवाल उठता है कि उसके मालिक सेंटियागो मार्टिन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ इसलिए कि सेंटियागो मार्टिन ने अभी तक 1368 करोड़ का चंदा दिया है? आश्चर्य होता है कि फ्यूचर गेमिंग की कुल इनकम साल की लगभग 200 करोड़ है। फिर एक कंपनी अपनी इनकम से 6 गुना ज़्यादा चंदा कैसे दे सकती है? क्या कहीं उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? इस तरह सिर्फ एक दो कंपनियां नहीं हैं, लिस्ट बहुत लंबी है जिन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है। फिर वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और शुरू हो जाता है वसूली भाई का अपना खेल। इन लोगों ने तो बीफ निर्यात करने वाली कंपनी अलाना सन्स तक को नहीं छोड़ा। पहले ईडी की कार्रवाई होती है, फिर वो 7.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और केस रफा दफा। दोस्तों, केस तो ईडी और सीबीआई पर भी होना चाहिए। इन लोगों ने किस साक्ष्य के आधार पर कंपनियों पर या फिर उनके मालिकों के घर दबिश डाली? अगर इनका साक्ष्य सही था तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर गलत तो किस आधार पर इन लोगों ने रेड डाली? किसके कहने पर डाली और क्यों डाली? इन लोगों ने वसूली के इस कार्यक्रम में क्यों सहभागिता निभाई? ऐसा ही एक केस मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उसने 966 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बदले में उसको लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार ये सारे प्रोजेक्ट जो मेगा इंजीनियरिंग को दिए गए, एस्टिमेटेड कास्ट से 4 गुना की ज़्यादा लागत पर। दोस्तों, हिंदुस्तान में लगभग 16 लाख कंपनियां हैं। फिर सिर्फ 1300 करोड़ कंपनियों ने ही बड़े बड़े चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदे? ये वही कंपनियां हैं जिन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे वसूली भाई का पूरा खेल। सवाल ये भी उठता है कि इन कंपनियों पर केस क्यों न बनाया जाए? सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई, उसे भी 52 करोड़ रुपए का चंदा देना पड़ा था। एसबीआई सब कुछ छिपाने की कोशिश करता रहा। लिस्ट दी भी तो वो अधूरी। सवाल ये उठता है कि एसबीआई किसके दबाव में काम कर रहा है? चुनाव आयोग खामोश क्यों है? इस बात से भी पर्दा हटना चाहिए। सवाल तो पीएम केयर फंड पर भी उठता है, जो सरकारी फंड नहीं बल्कि एक निजी फंड है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में घोटाला, आयुष्मान कार्ड में घोटाला, कहीं 40% का कमीशन तो कहीं फर्जीवाड़ा। समझ में नहीं आता कि सरकार घोटाले को कंट्रोल कर रही है या फिर घोटाला सरकार को। बड़ा आश्चर्य होता है ये जानकर कि जिन लोगों ने बड़े बड़े घोटाले किए वो सब सरकार की शरण में। कहीं इनके साथ भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कोई खेल नहीं खेला गया। सवाल उठता है कि हॉर्स ट्रेडिंग विधायकों और सांसदों के खरीद फरोख्त के लिए पैसा कहां से आया? दोस्तों, सलाम करता हूं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम को।
उनकी खोजी पत्रकारिता को, जिन्होंने इस सच को उजागर किया। गोदी मीडिया खामोश है, उसके मुंह में ताले लगे हैं। समझ में नहीं आता कि उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो हमेशा सच दिखाने से परहेज करता है। क्या गोदी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? सच कहूं तो इरादे उसी दिन साफ हो गए थे जब सावरकर की वीर गाथा गाई जाने लगी थी, जब गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सवाल उठता है कि क्या यही अमृतकाल है? जरूर सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत।